मैंने आपका लेख पढ़ा था यूथ की आवाज़ में, जहाँ आपने लिखा था कि आधुनिक तरीके से कृषि जो है पर्यावरण को खत्म कर रहा है या फिर कृषि को खत्म कर रहा है। जबकि आज आधुनिकता के तरफ में अगर दूसरे राज्यों को देखें जैसे पंजाब हो गया जहाँ पर कृषि के ऊपर काफ़ी लोग निर्भर होते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि जो मॉडर्न तरीका होता है उसको लोग काफ़ी तेज़ी से अपनाते जा रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आधुनिक तरीके से अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये नुकसानदेह है या इससे हमारी संस्कृति पे कोई चोट है? जैसे कि स्टार्टिंग में तो ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस जी। टाइम देश के पास वो अनाज नहीं था। हुँ। अनाज नहीं था तो वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जबकि ये जी। आधुनिकता को लाया गया कि आप ज़्यादा राइस का उत्पादन करो। तो जो कि उस वक़्त ज़रूरत हुँ। भी थी देश की। मैं कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन हुँ। आप कुछ एक जो उस वक़्त की नीड थी, उस हुँ। पीरियड की जो नीड थी, उस उस अनुसार ने उस अनुसार देश सरकार ने कदम उठाया। जी। लेकिन आप हमेशा 2 पहलू में ही हर चीज़ होती है। आप जब एडवांटेज की बात करते हो तो डिसएडवांटेजेस भी होती है जी। और आपका पूरा फ़ोकस एडवांटेजेस की तरफ नहीं होनी चाहिए। उससे जी। डिसएडवांटेजेस क्या है, आपकी फ़ोकस उधर भी होनी चाहिए जी। और आप वो डिसएडवांटेजेस को फिर आप कैसे बैलेंस करोगे? जी। और इसकी सबसे ज़्यादा असर नेगेटिव अगर असर ये कहा जाए, हुँ। तो हम लोगों का पूरा देश बाद में उत्पादन की कितना स्पीड में आप उत्पादन करोगे, कितना करोगे, उस पे हुँ। ज़्यादा फ़ोकस हुई। हुँ। तो मैं ये उसमें बोलना चाह रहा था कि बोलने का कोशिश किया कि जब उत्पादन आप करते हो तो अ, उत्पादन होता है तो उसमें पंजाब, हरियाणा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इसमें। जी। और और यहाँ की झारखंड की जो किसानें हैं, वो अ, वो अपने लिए उगाते हैं अच्छा। ज़्यादातर जो है वो जी। अपने लिए हुँ। उगाते हैं। तो इसमें क्या जी। है कि इसमें ये है कि जो उतना ही जो खेत है आदिवासियों की, उसमें उगाते हैं धान, फिर उसकी परिवार की कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से। और अकाल पहले बहुत पहले हुआ था, मुझे ये जी। साल तो याद नहीं। और जो जी। अकाल की जो खौफ है लोगों पे, वो भी जी। उसको भी देखते हुए हुँ। आदिवासी समाज में थोड़ा-सा बैकअप में भी राइस रखा जाता है कि अगर इन केस अकाल हुआ तो आपके परिवार में उतनी अनाज होनी चाहिए कि अकाल के वक़्त भी आप खा सकें। जी। तो उसकी जो उत्पादन जो कैपेसिटी है, वो उसमें ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी खेती करते हैं, वो मानसून की बारिश पे ही निर्भर करता है, जो कि साल में जी। आप एक ही बार कर सकते हो। हुँ। और पंजाब, हरियाणा में वहाँ की जो एग्रीकल्चर होती है, 70-80% तो शायद से मुझे लगता है कि ग्राउंड वाटर से ही होती है वहाँ पर। हुँ। हुँ। तो तो वो है। और दूसरी बात ये है कि मैंने वो आर्टिकल इसलिए भी लिखा था, हुँ। हुँ। ज़्यादातर ये फ़ोकस करने के लिए कि आपको ये देखना चाहिए कि जो इंडिजिनियस लोग हैं, उसमें कैसे असर पड़ रही है। तो क्या बोलते हैं उसको? आपने बैलगाड़ियों का के बारे में कहा था कि बैलगाड़ियों से खेती करना ज़्यादा आसान होता है, जबकि ट्रैक्टर जो होते हैं वो खेतों की जुताई नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से आपने हाँ, तो हाँ। उसमें वो मेंशन किया था कि उत्पादन की जो हाँ, वो तो मेंशन किया था हुँ। कि हुँ। ट्रैक्टर से जो उसकी जो नेल्स होती है, वो हुँ। अच्छा से खेती नहीं हो पाती है। हुँ। और हुँ। डिसएडवांटेजेस में ये फ़ोकस करने का कोशिश किया था कि उत्पादन की जो अ, कंपटीशन में आप ज़्यादा उत्पादन हो इसलिए आप उसमें फर्टिलाइज़र डालते हो।
बिल्कुल, हाँ। और आपको फिर सरकार आपको ये भी बोलती है कि आप ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो भी आप रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा उत्पादन के लिए फिर आपको बिल्कुल। लोन भी लेना पड़ता है। जी, जी, तो जी। तो वो एक है कि आप हुँ, हुँ। उत्पादन कर रहे हो और फिर आपको फिर लोन लेना पड़ता है। इसके कारण जो है कि आप अगर ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है तो आप लॉस में जाते हो, फिर आत्महत्या करना पड़ता है फिर आपको। जी, जी, जी। तो आदिवासी समाज वैसा नहीं है, तो ना हुँ, वो उत्पादन कर पा रहा है और कहने का मतलब है कि वो उत्पादन में वो फ़ोकस नहीं कर रहा है, वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। जी। तो वो है कि आप फिर उसको फिर अगर वो ट्रैक्टर से अगर वो उत्पादन की तरफ फ़ोकस करे तो उसको ट्रैक्टर की इस्तेमाल करना पड़ेगी। हुँ, हुँ। फिर फर्टिलाइज़र यूज़ करने की नौबत आएगी, फिर उसे हुँ, लोन हुँ। लेना पड़ेगा, फिर वो हुँ, कर्ज़ तले डूब जाएँगे, फिर उनको भी आत्महत्या करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये भी फिर कहने की कोशिश की वो आर्टिकल पे कि आप टेक्नोलॉजी को कंपेयर करो, कि एक जो हुँ। है कि एशियन टेक्नोलॉजी है और एक टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जी। खेती-बाड़ी जो हम लोग हल से खेती करते आ रहे हैं, बैल से खेती करते आ रहे हैं, वो हुँ, हज़ार सालों से ही हम लोग लगातार वैसे करते आ रहे हैं। जी। और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो अभी हाल-फिलहाल में आई है और हुँ, वो जितना फ़ायदा नहीं दी है, उतना तो ज़्यादा नुकसान की है। जी। बिल्कुल, तो मैंने वो कोट करने का कोशिश किया कि ऐसे टेक्नोलॉजी को ही अपनाना चाहिए, जो कि हुँ, लॉन्ग रन में वो फ़ायदेमंद हो और लॉन्ग रन में वही जीते, वो टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करो और वही टेक्नोलॉजी को आगे प्रमोट क्या देश में विकास में धर्म एक रुकावट की तरह आपको दिखती है? बातें तो होती है कि भारत अनेकता में एकता का देश है। बाहर हम जाकर अपने देश का डंका तो बजाते हैं कि हाँ, हमारे देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब अंदर से ही हम लोग टूट रहे हैं, तो ये फिर कितना खतरनाक है? आप चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मतलब कि ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होती है हमेशा रिलीजन की बात अगर करो। धर्म की जो है अगर आप कोई भी धर्म के बारे पढ़ोगे, ये जैसे कि गीता हुआ, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, जी, ये सब में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। जी, जहाँ कर्मा की बात होती है, जहाँ मोक्ष की बात होती है, शांति की जी, बात होती है। तो एक जी। अच्छी है ये नैतिक ज्ञान की बात होती है। हुँ, हुँ, तो ये सब बहुत ज़रूरी है और ये धर्म भी बात करती है ये सब के बारे में कि आप हुँ, दानी बनो, ये भी है। लेकिन हुँ, सबसे दिक्कत ये है कि ये धर्म को जब कमर्शियलाइज़ किया जाता है, तब हुँ, दिक्कत है कि आप हुँ, धर्म धर्म को फिर आप बिज़नेस करते हो, तो हुँ, वो उसमें फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। हुँ। तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब वो दिल्ली आए थे, तो की थी अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की थी। तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल से एक बात कही थी कि मैं सोचता हूँ कि झारखंड में भी दिल्ली का जो विकास मॉडल है उसको अप्लाई करूँ। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि झारखंड में दिल्ली का एक जो विकास मॉडल है वो अप्लाई हो सकता है? ये स्टेटमेंट तो चेंज करना चाहिए क्योंकि झारखंड का जो रिसोर्सेस है दिल्ली जी, उसी से ग्लिटर करता है। जी, तो मुझे लगता है कि झारखंड के पास इतना कुछ है, उसको कोई दूसरा स्टेट का मॉडल अपनाना नहीं चाहिए और जी, अभी की जो प्रेज़ेंट अपनी हम लोग इंडिविजुअल डिमांड्स हमारी और हो सकती हैं, लेकिन जी। लीडर्स की थोड़ी-सी इसमें भी हुँ, उनकी रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो डिसीज़न लेंगे, वो जो हुँ, कहेंगे, ज़्यादा उनका ही बात को माना जाएगा।
तो अभी जी। की प्रेजेंट में मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं तो ये बोलूंगा कि अभी के वक्त पे ज्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ना दे करके आप रोजगार में ध्यान देना चाहिए जी। कि रोजगार कैसे हो। और रोजगार कोई बिल्कुल। कंपनी बिल्ट करके नहीं कि आप कोयला का कंपनी अगर खुलेगा तो वैकेंसीज आएंगे लोग, हुँ, या फिर यहाँ पर आयरन ओर की, या वेदांता आएगा, अडानी आएगा, टाटा कंपनीज खोलेगी, इंडस्ट्रीज खुलने से ही वैकेंसीज आएगी, वो बात नहीं है। यहाँ जी। पर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए मुझे लगता जी। है। जी। और आपको ये लोगों को ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि आपकी जो पॉपुलेशन है और हुँ, हुँ। जॉब वैकेंसीज हैं हुँ, उसमें हुँ। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इम्पॉसिबल है कि हर किसी को जॉब मिले। तो जी। ऑल्टरनेटिव में बात करनी चाहिए। जैसे बोला जाता है कि अभी के टाइम में पैसा कमा, अगर आप जितने भी एजुकेटेड हो जाओ, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपको फेल्यूर का हुँ। टैग फेलियर का टैग दिया जाता है। जी। आप सरकारी जॉब नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं किए हो लाइफ में। तो ये जी। जो है, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। हुँ, हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को। अगर बिजली डेवलपमेंट, मैं तो ये बोलता हूँ कि डेवलपमेंट आखिर क्या है? डेवलपमेंट आप किसको बोलोगे? डेवलपमेंट दिल्ली जैसे चकाचौंध को आप डेवलपमेंट बोलोगे, या केजरीवाल जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कुछ स्कूल तो से भी बढ़ावा दें, बेटर हाँ, बना। हाँ, बेटर करें, हाँ। अगर वो आप इम्प्लीमेंट करते हो, वो आप अगर अडॉप्ट करते हो, तो मैं तो हुँ। बोलूंगा बिल्कुल कीजिए। जी। लेकिन बाकी चीजों पे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं के लिए वहां फ्री कर दी थी, जी। वो अगर आप यहाँ करते हो तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जी। बाकी चीजों में, इंडस्ट्रीज में तो मैं तो बोलूंगा कि नहीं, बिल्कुल। हुँ, इंडस्ट्रीज तो नहीं करनी चाहिए। और भी हुँ, बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स हैं। और मैं तो हुँ, ये बोलता हूँ कि सरकार हेमंत सोरेन को यहाँ की हुँ, जो यूथ है उनके साथ हुँ। इंटरेक्ट करनी चाहिए। यहाँ जो जी। ब्रिलियंट यंग माइंड्स है उनके हुँ, साथ संवाद करना चाहिए, उनकी आइडियाज को सुनना चाहिए कि वो हुँ, क्या हुँ। चाहते हैं, फ्यूचर 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 की डिमांड्स क्या है यहाँ। और उस क्वालिटी डिस्कशन में हमें भाग लेना चाहिए और सरकार को भी आगे आने चाहिए वो सब, मुझे लगता जी। है। और जी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि डेवलपमेंट आप आखिर किसको बोलेंगे? कि आप पढ़ लिख करके आप डिपेंडेंट हो, किसी पे निर्भर हो, आप उसको डेवलप्ड बोलेंगे? या फिर आप ऐसे पढ़ लिख के, आप इतना ज्ञान प्राप्त करके आप सस्टेनेबल लाइफ जियो, तो आप किसको डेवलपमेंट बोलोगे? एक सस्टेनेबल, कि आपको किसी के यहाँ झुकना ना पड़े, किसी के ऊपर हुँ, निर्भर हुँ, ना होना पड़े, या फिर हुँ, आपको निर्भर होना है, या फिर आत्मनिर्भर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आत्मनिर्भर आखिर होता क्या है, वो भी हुँ। समझने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आत्मनिर्भर बात करते हो, फिर कोयला खदान खोलने की बात करते हो, तो मतलब क्या है? अभी मोदी जी ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत लोकल पर वोकल का नारा दिया है उन्होंने। तो और देसी को एक ब्रांड बनाने की बात कही है। तो क्या हम झारखंड के जो लघु उद्योग हैं या फिर आदिवासी से रिलेटेड जो कॉस्ट्यूम है, आभूषण है, क्या उसको हम एक ब्रांड बना सकते हैं? मुझे तो उतना नहीं मालूम ये सब के बारे। अच्छा। ब्रांड तो बनाया बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ब्रांड आप तभी बना सकते हो जब आपके लोग खुद उसको ब्रांड माने। जी। आप अगर यहाँ की अगर आप यहाँ कुछ कुछ अगर आप, जैसे कि अभी हम लोग ज्यादातर हम देसी देसी को अगर हम लोग ब्रांड करेंगे तो फिर आप, हुँ। तो फिर जैसे कि एक चीज बोलते हैं ना कि तब सबसे पहला तो आप पोल्ट्री खाना बंद करो, देसी ही खाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक है कि आप
कंप्लीटली बैन करो देसी को, मतलब कि हाइब्रिड और विदेश, हाँ, पोल्ट्री को। हाइब्रिड को, हाँ। हाँ बिल्कुल, वो है दूसरी बात है। और फिर हमारा समाज के जो लोग हैं, हमारे भारत के जो वासी हैं, या फिर यहाँ झारखंड के जो वासी हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो, लोकल जो भी देसी है, तो वो है कि आपका आकर्षण और आपका पूरा कंट्रीब्यूशन या उसको हम्म, अपलिफ्ट करने के लिए आप हम्म, योगदान दो। आप बिल्कुल। बात करोगे उसे बात करोगे, और हम्म, लेकिन आप इधर दूसरे ब्रांड्स आप यूज करोगे, तो फिर तो वो तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। वो तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल। जैसे, और मैं ऑल्टरनेटिव्स का बात करता हूँ, तो मैं तो ये तो सोचता हूँ कि हम लोग फूड सेक्टर में ज़्यादा स्कोप है मुझे लगता है। जो राइस हम लोग उगाते हैं अपने देश में, तो वो जी। राइस जो है, वो राइस भी नेटिव क्रॉप नहीं है, वो भी बाहर से लाया गया है। हम्म, हमारी जो नेटिव क्रॉप्स, तो हमारी जो मिलेट्स है वही हुआ करती थी पहले। हम्म, तो रागी, बार्ली, ये सब जो है, वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। तो उसकी उत्पादन की जरूरत है, क्योंकि उसमें ज्यादा कम मात्रा में पानी मिलती है, मतलब खर्च होती है, वो होना चाहिए। फिर फूड सेक्टर का मैं इसलिए भी बात कर रहा था, ये मैकडोनल्ड्स वाली की तो बात बिल्कुल नहीं। हम्म, हम जो यहाँ पर जो आदिवासी जो कंज्यूम करते हैं, जो साग होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत चाईबासा में एक मार्केट है, चाईबासा में, वहाँ पर जो साग है उसका पाउडर बनाया जाता है। मंगल बाजार। मंगल तो वहाँ पर वो पाउडर मिलता है उसका आपको। तो वो क्या हाँ, होता साग है है। कि, हाँ, साग का, हाँ, तो वो या फिर हमारे जो मुनगा साग है, जो मोरिंगा साग जी, है, जी। उसका मैंने देखा था कि आदिवासी अपने घर पे आंगन में, ज्यादातर मेजोरिटी आप देखेंगे तो गांव में हर आदिवासी के घर में वो मुनगा साग आपको मिलेंगे ही, कंपलसरी बिल्कुल, वो बिल्कुल। रहता ही है। लेकिन उसकी जो बिजनेस पर्पस है, वो अगर आप देखोगे, तो एक फ्रांस का जो दोस्त है, वो मुझे बोला कि गूगल करो आप मोरिंगा पाउडर हम्म, का। हम्म, तो मैंने देखा कि 200 ग्राम जो मोरिंगा है, वो हम्म, 250-300 में बिक्री होता है। हम्म, और आप अगर एक 1 किलो अगर मोरिंगा पाउडर तो है आपका 2000 में है। तो हम्म, अगर इसका उत्पादन में अगर आप ज्यादा फोकस करोगे, तो ये बिल्कुल। भी आप इजीली कर सकते हो हम्म, फूड सेक्टर पे। और बहुत सारी इसकी और दूसरी बात ये है, जो पाउडर आप जो कोई भी साग लेते हो, उसकी जो हम्म, प्रॉपर्टीज है वो बहुत अमेजिंग है। बहुत बिल्कुल। सारी अ, अगर न्यूट्रिशन लेवल की बात करें तो वो बहुत अमेजिंग होती है। और उसकी हम्म, सबसे खासियत बात है ये है कि अगर आप उसको पाउडर का रूप देते हो, तो आप कोई हम्म, भी सीजनल जो सब्जियां होती है, लीफी वेजिटेबल्स, तो आप उसको भले सीजनल में अवेलेबल है, लेकिन आप उसको पाउडर का रूप देते हो, तो फिर आप सालों साल उसको ये कर सक आप सालों बिल्कुल, साल बिल्कुल, उसके बिल्कुल। उपयोग कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है उसे। कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो झारखंड में ही अवेलेबल हैं, तो आप क्यों नहीं उसको इंटरनेशनल मार्केट पे, जैसे कि बिल्कुल। चाइना की मुझे एक एक बहुत अच्छी बात लगती है। वो पूरा पूरा दुनिया को अपना कंज्यूमर मानता है। इंडिया पूरा गाली दे रहा है उसे, अमेरिका गाली देता है, लेकिन वो फिर हम्म, कुछ वापस गाली नहीं दे रहा है, क्योंकि हम्म, वो सोचता है कि मैं अपने कंज्यूमर को गाली क्यों दूं। हम लोग भी वैसे कर सकते हैं कि अगर और ये मैंने इसलिए भी बोला कि ये इको फ्रेंडली रहेगा। आप बिल्कुल, आप पर्यावरण में हानि नहीं होगा उतना, तो ये बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। रांची कभी आप जो एजम आम्बा, जो वैसे सोशल एंटरप्रेन्योर की जरूरत है हमें। जी, जी, जी। और फूड ऐसा चीज है कि अभी हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि घर पे वो उसको खाना बनाने का फुर्सत नहीं मिलता है। तो जी, जी। ज्यादातर अगर वैसे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर खा सकते हो। जी, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि फूड सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि खाना तो कोई छोड़ेगा नहीं।
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। अच्छा एक बात बताइए, फ्रैंकली बताइए, अब तक आपने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो उनमें से ऐसा कौन है जो बेहद ख़ास लगा? मतलब हर कोई अपने-अपने एरिया में बहुत एक्टिव है, लेकिन लगा कोई ऐसा शख्स हो जो काफ़ी मतलब लगा कि हाँ, ये हट कर है ये। हाँ, मतलब ये मैंने तो ऐसा तो कभी सोचा नहीं कि इसका ज़्यादा अच्छा था, उसका ज़्यादा अच्छा था। और अब मुझे मैं वो वैसे किसी को नहीं बोलूँगा कि इसका बेटर था, उसका बेटर था। मुझे हुँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बच्चों का भी इंटरव्यू लिया है और जी, बच्चों ने जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, वो बड़े नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। और जो बड़े दे रहे हैं और बड़े जो दे रहे हैं, वो हुँ, बच्चे नहीं दे पाते हैं, तो वो भी अमेज़िंग इंटरव्यू रहता है उनका। और आप जी, बुज़ुर्ग से अब आप बात करो, तो जी। बुज़ुर्ग भी बहुत अमेज़िंग आंसर्स देते हैं। दूसरी बात है कि हुँ, मैंने अपनी मम्मी का कभी इंटरव्यू नहीं लिया है। जी। तो मम्मी भी बहुत अमेज़िंग आंसर्स देती है, लेकिन मैंने बोला कि आप कभी इंटरव्यू दोगे मेरे लिए? हम लोग इंतज़ार करेंगे बिल्कुल। तो वो है कि मतलब मेरे लिए हर 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 जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ, सब कोई खास रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सवाल पूछना तो बहुत ईज़ी होता है जी, और लेकिन उससे भी अमेज़िंग होता है कि वो जो आंसर्स दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं हर लोगों का अपना अलग अलग एनवायरनमेंट और अलग एक्सपीरियंस रहा है। उस हिसाब से हर व्यक्ति का अलग आंसर रहता है। बिल्कुल। तो अभी लॉकडाउन का समय चल रहा था। अभी भी कई शहरों में ये बना हुआ है स्थिति। तो खाली टाइम में आप फिर क्या करना पसंद करते हो आप? कैसे उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हो आप? खाली टाइम तो अभी जैसे कि हमें आदिवासी लाइव्स मैटर में ही अभी तो पूरा लाइफ टाइम देना है, अभी पूरा लाइफ टाइम जी, उसमें ही अपना कमिटमेंट रहेगा मेरा। दूसरी जी। बात ये है कि ये लॉकडाउन में हम लोगों ने ये वीडियो कॉलिंग का सही इस्तेमाल करना सीखा। तो जी, इस लॉकडाउन में फिर जो वेबिनार होता था, जैसे बिल्कुल। मेरा एक फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर के साथ वेबिनार हुआ था लॉकडाउन के जी, दरमियान। तो जी। फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर जो ग्रेटा थनबर्ग का जो इनिशिएटिव था, हुँ, हुँ। जो स्वीडन की जो यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, हुँ, 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 उन्होंने हुँ, हुँ, पार्लियामेंट हाउस के बाहर वो अपना क्लास फ्राइडे को बंक करके वहाँ पर एक बोर्ड हुँ, में अ, वो बैठे रहती थी और वो गवर्नमेंट को ये बोलती थी कि आप एक्शन अभी क्लाइमेट इमरजेंसी है, आपको कुछ करना चाहिए। हुँ, तो वो मुझे मालूम चला कि एक यूथ नेटवर्क है वैसा, तो मुझे लगा कि देश भर में अलग-अलग कंट्रीज़ में उसकी अलग-अलग चैप्टर हैं, तो एक लोकल चैप्टर भी होना चाहिए। जी। तो अभी तो फिलहाल इस लॉकडाउन में वही यूथ लोगों के साथ ही काम हो रहा है और हुँ, हमारे झारखंड के जो यूथ हैं, मुझे मालूम नहीं था कि उतने एक्टिव हैं। हुँ, हुँ। उन्हें तो गाइडेंस का भी ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल जी, जी। बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं और ग्रुप में फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर झारखंड जो है, उसमें हर यूथ लीडर हैं। उसमें हुँ, हुँ। नॉन आदिवासी और आदिवासी दोनों मिल कर के काम कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी जो एनवायरनमेंट का मुद्दा है, वो एक समाज का एक पर्टिकुलर समाज का मुद्दा नहीं है। वो जी। इंसान का भी मुद्दा है और जो जीव-जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनका भी एक मुद्दा है, पेड़-पौधों का भी मुद्दा है। हुँ, हुँ। तो इसलिए उसमें सब कोई जुड़े हुए हैं और अभी इस लॉकडाउन में तो उनके ही साथ ही वो ऑनलाइन में कैसे कैंपेन करना है, कैसे डिस्कशन करना है एनवायरनमेंट के ऊपर पे कंटिन्यूअसली कैसे करना है, वही करता हूँ। और लॉकडाउन नहीं ये तो लॉकडाउन के दरमियान, ऐसे तो मुझे फ़िल्म मेकर भी बनना है। तो अच्छा, फ़िल्म मेकर भी बनना है तो मैं ऐसे खाली टाइम पे फ़िल्में देखता हूँ और अच्छा। फ़िल्में देखने का
अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैं फिल्म्स बहुत देखता हूँ, तो मुझे जी। तो बहुत अच्छा लगता है फिल्म देखना। किस तरीके की अच्छी लगती है सबसे ज्यादा? अ, मतलब फिल्म अगर बोला जाएगा तो अभी डॉक्यूमेंट्रीज में डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, हम्म। लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, और बॉलीवुड आजकल थोड़ा सा कम देखता हूँ, ज्यादातर साउथ की फिल्में देखता हूँ आजकल। बिल्कुल। वो है, एक है। फिर गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है, और गाना तो हम्म। हर तरह का गाना सुनता हूँ। रांची में हम्म। पला बड़ा हूँ, तो अपनी स्कूलिंग रांची पे हुई है। तो रांची में मेरे जितने भी क्रिश्चियन दोस्त हैं, हम्म। वो अंग्रेजी गाना बहुत पसंद था, तो वो जी। भी उसके कारण जी। मैं भी अंग्रेजी का गाना सुनना शुरू किया। और हम्म। अभी के वक्त पे तो अभी ट्राइबल सॉन्ग्स भी आगे आ रहे हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल। एक समय था कि हम लोग नागपुरी गाना ही सुनते थे, वो स्कूल के टाइम पे बिल्कुल। आना गोरी डेम जी। डे डैम और तो और संथाली गाना मुझे बचपन में याद था, चंपा बहार, कुछ कुछ वैसे गाना हुआ करता था। लेकिन जी। अभी अभी हमारे अमेजिंग आर्टिस्ट भी अभी आ गए हैं, यूट्यूबर्स बन गए हैं, तो यूट्यूब में बहुत सारे गाने देखने को मिलते हैं, तो मज़ा आता है। मतलब कि अभी सब गाना सुनता हूँ, अंग्रेजी भी सुनता हूँ, साउथ गाने भी सुनता हूँ, समझ में नहीं आता है फिर भी। हम्म। और अपने आदिवासी गाना अभी हाल फिलहाल में, कल ही मैं ये देख रहा था, खड़िया गाना सुन रहा था। खड़िया अच्छा। गाना बहुत समझ में तो नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। जो उसके बीट हो वो काफी अच्छे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया आपने? अमेजन, नहीं, नेटफ्लिक्स? amazon का लिया था, लेकिन वो अभी एक्सपायर कर गया। नहीं, मतलब कि ये जो था, ये सीरीज देखने के लिए लिया था, उसके बाद फिर बंद कर दिया। अच्छा। स्ट्रेंजर थिंग्स, जामताड़ा देखने के लिए फिर, अच्छा। उसके कैसी बाद लगी? बहुत अमेजिंग थी। वो तो अपनी झारखंडी स्टोरी है, तो जी फिर बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते थे पहले। अच्छा। ये यूथ की आवाज में कैसे जुड़ना हुआ? युद्ध की आवाज, उसकी तो अगर बात करूँ तो वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि अगर युद्ध की बात करें तो जितने भी देश के जो यूथ है, वो युद्ध की आवाज पे, खासकर जो एक्टिविस्ट है, जो राइटर, या जो जिनको पढ़ना पसंद है, वो युद्ध की आवाज से वो बहुत अच्छे से फेमिलियर है। तो जी। जब मैंने लिखना शुरू किया था, हम्म। तो लिखना जब शुरू किया था, तो मैं तो फोटो एसेज बनाता हूँ। जी। तो फोटो एसेज बनाता हूँ, तो वो एक गली डॉट इन करके में पब्लिश हुई थी। जी। लेकिन मुझे और भी प्लेटफॉर्म्स मुझे ऐसे मालूम नहीं थे। तो एक मेरा दोस्त है महाराष्ट्र से, हम्म। उन्होंने मुझे बहुत पहले एक मुझे बताया कि एक मेरा आर्टिकल है युद्ध की आवाज में, जी। आप वो आर्टिकल जरूर पढ़ना। जी। तो जी। फिर वो मुझे बताया, तब मुझे सबसे पहला मालूम चला था कि युद्ध की आवाज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप आर्टिकल्स आप लिखो और आप पब्लिश कर सकते हो। आपको अलग से प्रपोजल देने की जरूरत नहीं है। आप जी। जी। बिल्कुल, आप साइन अप करो और आप आर्टिकल लिखो और आप पब्लिश कर सकते हो, बहुत जी। सिंपल है। जी। तो उसके बाद और एक मेरा एक बैंगलोर से, एक हैदराबाद से एक दोस्त आया था, उन्होंने यहाँ जादूगोड़ा की एक आर्टिकल वो भी लिखा और वो पब्लिश किया। तो मैं भी बहुत स्किल्ड नहीं हूँ ऐसे, उस वक्त स्किल्ड नहीं था बहुत, कि लिखूं फटाफट और पब्लिश कर लूँ। बस वो जो लिखते थे, मुझे मालूम था कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम्म। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पब्लिश होता है, लेकिन फिर भी मैं साइलेंट ही था। मैं मेरे तरफ से कुछ वैसे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश नहीं हुई। हम्म। 2016 में अंकुश वेंगुर हम्म। लेकर वो आए थे। एक उनका साइकिल यात्रा था, और वो कर्मा ट्रैवलर के नाम से भी जाने जाते हैं। जी। तो वो आए थे जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा की जो यहाँ समस्या है उसको जाना। तो उसका जो साइकिल यात्रा था, वो पूरे ट्राइबल बेल्ट्स, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
झारखंड यहाँ आना हुआ था और उस वक्त उससे मिलने का मौका मिला था और उन्होंने यहाँ पर जादूगोड़ा का जो इश्यूज है उसको समझा और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा रेडिएशन पॉइजनिंग के ऊपर और वो पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश किया तो वो बहुत ज़्यादा लोग अवेयरनेस वो जो स्टोरी है वो हाईलाइट हो गई और लोगों को ज़्यादा समझ में आना सॉरी हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आर्टिकल के कारण जो जादूगोड़ा की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी हाईलाइट हो गई। तो लोग जी। फिर जानना चाहे कि जादूगोड़ा में क्या हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो आर्टिकल्स होती है जादूगोड़ा की वो साल में 1-2 बार आती है, फिर लोग अचानक फोकस करने लगते हैं इशू के ऊपर, फिर साइलेंट हो जाते हैं, लोग फिर भूल बिल्कुल, जाते हैं जादूगोड़ा के बिल्कुल। इशू। तो उस वक्त वैसे हुआ था कि बहुत दिन के बाद कुछ कहानी बाहर आई जादूगोड़ा से, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे, ज्यादा कंसर्न हो गए लोग कि क्या हो रहा है जादूगोड़ा। तो फिर अंकुश ने आदिवासी लाइव्स मैटर शुरू किया और कहीं ना कहीं वो जादूगोड़ा से ही जुड़ा जुड़ा कहीं ना कहीं वो जो इंसेप्शन जो शुरू हुई वो जादूगोड़ा से ही। जी। तो इसलिए साथ में ही हम लोग अभी साथ में ही काम कर रहे हैं अंकुश के साथ आदिवासी लाइव्स ओके। मैटर पे। और अभी आदिवासी लाइव्स मैटर जो है वो यूथ की आवाज के साथ मिल करके काम कर रहा है। तो आप यूथ जी। की आवाज स्लैश आदिवासी लाइव्स मैटर है। ओके। तो यूथ की आवाज में ही मिनी वेबसाइट है आदिवासी लाइव्स मैटर की। तो हमारा जो आर्टिकल होता है वो यूथ की आवाज में अम्ब्रेला में ही है, मतलब कि अभी जी। हमारा जो आर्टिकल है वो अलग से आदिवासी लाइव्स मैटर सेक्शन में पब्लिश होता है। तो जब आप यहाँ यूथ समिट में आए थे, दिल्ली आए थे, यहाँ के लोगों से जो आपने बातें शेयर की, यूथ का क्या रिएक्शन था? यूथ का मैंने ये पूछा कि जादूगोड़ा क्योंकि जादूगोड़ा वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट माना जाता है, जी। क्योंकि सरकार कोशिश करती है, सरकार जहाँ जहाँ गंदा काम कर रही है वो चाहती है कि वो क्लोज्ड चैप्टर रहे, किसी को मालूम ना जी। चले जी। और जो इसको पर्दाफाश करने की कोशिश करता है उसे फिर वो उनके नजर में आ जाते हैं। तो जी। मैंने वहाँ पूछा पूछा था कि आपने जादूगोड़ा के बारे में सुना है? तो सबने कहा कि हाँ सुना है। बहुत एक्टिव रीडर्स है यूथ की आवाज में और ज्यादातर जो ऑडियंस वहाँ थे वो यूथ की आवाज से जुड़े हुए ऑडियंस ही थे और वो तुरंत उनको मालूम चला कि हाँ हम सब जानते हैं जादूगोड़ा के बारे में, सबने कहा। और जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि और यूथ की आवाज में वहाँ पर अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे। ऐसा नहीं था कि जो ऑडियंस है यूथ है वो दिल्ली का ही है। और मेन क्या है कि एक जादूगोड़ा के बारे जानना और फिर जादूगोड़ा से ही एक व्यक्ति उनके बीच जा करके एक आदिवासी लड़का खुद अपना कहानी खुद बता रहा है और वो आर्टिकल्स में पढ़ते थे और अभी वहाँ लाइव वो सुन रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं वो कि किस तरीके से आप जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें, या फिर अपने जो एरिया होते हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उस इश्यूज में वो कैसे घुसें और उनका समाधान करने की कोशिश करें। तो आप इस वीडियो के जरिए, इस इंटरव्यू के जरिए आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहला तो ये है कि अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन मतलब कि एक तो है कि आप एक्सेप्ट कर लो, एक्नॉलेज कर लो कि हम लोग जो है कि पूरे प्रॉब्लम से ही चारों तरफ घिरे हुए हैं। हुँ, हुँ। हर क्षेत्र में प्रॉब्लम्स है हुँ, और हुँ। हर क्षेत्र पे हुँ, सॉल्यूशन का काम हो रहा है, कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और कोई हुँ। कोई जगह पे कदम नहीं भी उठाए जा रहे हैं।
तो जी, लेकिन एक होता है कि हम लोग हमेशा, मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि मैं जी, प्रॉब्लम्स को तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ, जी, लेकिन मैं कुछ कॉन्क्रीट स्टेप कुछ ले नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जी, तो कहीं न कहीं हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। और लेकिन आज के वक़्त पे डिपेंडेंट मुझे लगता है कि हम लोग डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जी, अभी अभी सोशल मीडिया की ताकत को आप जानते हो। सोशल हुँ, मीडिया की अ, अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ कुणाल जी, तो ये हम लोगों का कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया के ही थ्रू हुआ है। जी, बिल्कुल। तो हम लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया की जो पावर है, उसको हम लोग एक्नॉलेज करें, क्योंकि हुँ, उससे भी हुँ, बदलाव लाया जा सकता है। जी, और एट अ टाइम आप पूरा दुनिया के साथ बात कर सकते हो, आप जो भी संदेश है। तो पहले एक ऐसा होता था कि आप सोशल मीडिया जब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आप अपनी कहानी कैसे बताओगे? आपकी आप पहुँचा नहीं पाओगे आपकी बातों को दुनिया भर के ऑडियंस के पास। तो जी, आपको वो डर भी रहता है। लेकिन जी, अभी आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप खुद कुछ वैसे कदम नहीं उठा पा रहे हो, तो आप जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, उनके साथ आप संपर्क करो, उनको पूछो, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जैसे फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर हम लोगों ने यहाँ शुरू किया है, ये झारखंड में यूथ में। हम लोग अभी कोई धरना प्रदर्शन या कहीं डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या किए हैं कि एट लीस्ट इस टॉपिक के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर या सोशल इश्यूज़ के ऊपर एट लीस्ट डिस्कशन हो, संवाद हो। जी, आप कम से कम संवाद में उतरिए, कम से कम जी, डिस्कशन में उतरिए। अगर आप जब तक नहीं उतरेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपकी अवेयरनेस आप बढ़ाइए, उसके जी, बाद आपको जो नेटवर्किंग है लोगों से, लोगों के जी, साथ, वो जी, नेटवर्किंग के थ्रू ही आप, वो मैं ये मल्टी मार्केटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, वो नेटवर्किंग का बात बिल्कुल। नहीं कर रहा हूँ। जी, जी, ये जी, ये नेटवर्किंग जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो हम लोग अभी नेटवर्क हम लोग का बातचीत होता है, हम लोग का कनेक्शन बनता है, हुँ, तो हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जी, मैं भी आज आज के वक़्त में अगर मैं ये बात कह रहा हूँ और मुझे लोग जान रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें वो नेटवर्क का ही योगदान रहा है। जी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ और कोई एक जर्नलिस्ट ने वो मेरा पीस ऑफ वर्क को देखा और उन्होंने मुझे फिर संपर्क किया कि आशीष आप ये काम कर रहे हो, हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका जी, बातों को हम एम्प्लीफाई करना चाहते हैं। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग लाइफ में कुछ भी काम कर लें, हम लोग हुँ, कहीं न कहीं घूम फिर के वो अ, फाइनेंशियली स्टेबल होने की बात करते हैं। बिल्कुल। कि एक तरफ आप ये ट्रूथ है, आप मानो या ना मानो, अभी कहीं न कहीं आप जितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, आप जी, आप कहीं न कहीं वो उस जगह पे अटक जाते हो, कि जी, आप क्या करोगे? आपने एक्टिविज़्म तो किया, लेकिन आप हुँ, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। आप हुँ, जो हुँ, काम कर रहे हो, लेकिन लेकिन क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम पे एक्टिविज़्म जिन्होंने किया है उनकी वो डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो जी, कुछ नहीं कर पाते। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि बोला जाता है कि हम लोगों को, यूथ को सिर्फ़ शायद से 5 ही रास्ते मालूम हैं कि आप यही 5 रास्तों में जाओगे तो आप पैसा कमा सकते हो। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि और भी 95 रास्ते हैं। तो वो जो जी, 95 रास्ते हैं, आप उसको डिस्कवर करने की कोशिश करो। हुँ, आज के वक़्त में क्योंकि कहना ईज़ी होता है, लेकिन उसको अ, इस पे प्रैक्टिकली आप अगर वो करोगे तो वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग भी है। हुँ, तो मैं हुँ, ये बोलना चाहता हूँ कि आपके अभी के टाइम में आप 2 चीज़ कर सकते हो। हुँ, आप
सोशल सेक्टर पे आप जा कर के भी आप काम कर सकते हो। एनजीओज है, आप उसमें काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। दूसरी जी, बात है, अगर आप बिजनेस में अगर आना चाहते हो तो सोशल एंटरप्रेन्योर लोगों से आप बात करो, जी, वर्कशॉप्स अटेंड करो, यूट्यूब गूगल सर्च का बेस्ट यूटिलाइज करो आप। ज़्यादातर बिल्कुल। मैंने मैंने मूवी देखने का बात किया कि मैं मूवीज़ देखता हूँ। मैं मूवीज़ टाइम पास के लिए देखता ज़रूर हूँ, लेकिन एक वो भी एक मोटिव है कि मैं मूवी देखता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फ़िल्म मेकर बनना है। जी, वो एक है, तो आपके पास वो आप जो भी करते हो, तो उसमें आपकी वो उसमें वो रहनी चाहिए कि आपको क्या बेनिफिट होगा उससे। अगर बिल्कुल। आप फ़िल्म देख कर के आप कुछ गेन नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर वो भी दिक्कत है। स्टोरी टेलिंग पे आप बहुत फ़ोकस कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी है। स्टोरी टेलिंग का मतलब आपका उदाहरण आपको जेके राउलिंग का बताना चाहता हूँ कि वो हैरी पॉटर की जो ऑथर है, बिल्कुल, उसका आप देख बिल्कुल। लो। वो हुँ, उसकी हुँ। स्टोरी आप देखो कि आज आज के वक़्त में जेके राउलिंग भी एक किताब लिख कर के भी कोई अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। जी, वो फ़ोकस करनी चाहिए। जी, तो तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो है कि समस्या समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए, और साथ में आप समस्या का सॉल्यूशन अगर आप कर रहे हो तो आपके पास वो आप समस्या का सॉल्यूशन करते-करते आप वो नेटवर्क के ज़रिया या ये वो फाइनेंशियली स्टेबल होने का भी आप कोशिश कीजिए। जी। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग खुद ही महिलाओं को समाज में वो दर्जा नहीं देते हैं कि वो लोग खुद को आगे लाएँ, सब समाज के में सबके सामने लाएँ। साथ ही अ, अभी जो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें देखा था कि महिलाएँ जो हैं, वो अपने खुद स्वास्थ्य से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं जैसे पीरियड के टाइम की बात कर रहा हूँ। उस समय होता है क्या, वो अभी भी इन सारी चीज़ों से अज्ञानता की तरफ है। उसे पता नहीं है कि भई हमें क्या चीज़ यूज़ करना है, नहीं करना है, और ना ही किसी लोगों की तरफ से ये सहायता की जाती है। तो ऐसे में ये महिलाएँ कैसे आगे बढ़ सकती हैं? उम, देखिए, अगर हमारा समाज में अगर देखा जाएगा या बाकी समाज में भी देखा जाएगा, तो हमारा पूरा पूरा सिर्फ़ आदिवासी समाज और नॉन आदिवासी समाज में तो डोमिनेटिंग में तो मेल ही है। जी। मेल ही है, लेकिन हाँ, नॉन आदिवासी और आदिवासी समाज में कंपेयर किया जाएगा, तो हाँ, लड़कियों को वो दर्जा हम लोग आदिवासी समाज में देते हैं कि आपका मान-सम्मान रखा जाएगा, आपको ज़्यादा मतलब कि वो आज़ादी दिया जाता है हुँ, हुँ। आदिवासी समाज में। हुँ। उसमें हम सहमत सब कोई हैं जी। कि उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे बस देना चाहूँगा कि हमारे समाज में अगर कोई औरत विधवा होती है, तो वो फिर से शादी कर सकती है और वो जी, समाज उसको एक्सेप्ट करता है। तो जी। उस तरह का है, और फिर ज़मीन भी उसके नाम पे भी किया जा सकता है, वो भी है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, वो भी है, अगर मतलब कि बहुत बड़ा डील नहीं है कि लड़की के ऊपर लड़कियों को अपना जो महिला है उसको आप अपना ज़मीन नहीं रजिस्टर नहीं कर सकते उसके नाम पे। वो ऐसा बिल्कुल हुँ, नहीं है, आप कर सकते हो, अगर वो डिमांड करे तो। लेकिन अगर आप कुछ-कुछ ऐसे बातें हैं जो मॉडर्न एज अभी जो जैसे पीरियड का आपने बात किया, ये तो मैं हमारे आदिवासी समाज में भी इसकी नॉलेज ज़्यादा लोगों को नहीं है। जी। इसकी वंचित है उससे भी कि क्या होता है, ये क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो साइंस की जो बातें हैं हुँ। और हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं वुमेन पे, जी, ये जी। और जो सेक्स रिलेटेड जो बातें हैं,
तो जी, ये सब खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि जी, खुल के बात करना चाहिए। वो कोई अभी वो समय नहीं रहा कि आप उसको अभी भी वो टैबू मानो इसको, कि आप बिल्कुल। नहीं बात कर सकते हो इसके ऊपर। वो आप बिल्कुल हुँ, बात कर सकते हो। तो बिल्कुल। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि हम लोग पोटेंशियल की अगर बात करें महिलाओं की, तो अ, महिलाओं तो अ, हम लड़कों से, हम जो मर्दों से हुँ, कहीं ज़्यादा अ, ज़्यादा गुण है उनके पास, ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा क्षमता है उनके पास। वो हर चीज़ ज़्यादा हुँ, बेहतर तरीके से कर सकती हैं। आप हुँ, हुँ, एग्ज़ाम्पल ये अगर घर की ही बात करो, तो जैसे कि एक लड़की जो जॉब करती है और एक एक माँ जो दिन भर खाना बनाती है। जी, तो वो क्या है कि आप जॉब करते हो और एक माँ सवेरे से लेकर के शाम तक आप जो काम करती है, तो वो आप अगर तुलना करोगे तो शायद से ज़्यादा टफ काम जो है एक हाउसवाइफ का होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और लेकिन फिर भी लेकिन वो हम लोग उतना एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं वो चीज़। और जब बिना अ, बिना अपना दुख दर्द जाहिर किए वो कंटिन्यूअसली घर पे काम कर रही है, तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाहर में जा कर के कुछ डिस्कवर करने या कुछ एक्सप्लोर करने, अपना करियर बनाने में, वो तो और बेहतर बेहतर तरीके से कर सकती है। लेकिन हमारा बिल्कुल। समाज में और एक है कि एक माइंडसेट है कि लड़की को अ, काम-काज ही करना चाहिए। ज़्यादा हुँ, मतलब कि जैसे होता है कि वो हर समाज में लड़की ऐसे उनको ऐसे बड़ा किया जाता है कि जैसे कि वो शादी मटेरियल है, जैसे कि वो जी, शादी करने के लिए बनी हुई है। तो हुँ, उसको हुँ, बचपन से ही वो उसको ऐसे वैसे परवरिश किया जाता है, उसको ऐसे ग्रूम किया जाता है कि हुँ, आप हुँ, काम-काज करना आप हुँ, बर्तन माँजना सीखो, आप ये डिश बनाना सीखो, ये रेसिपी बनाना सीखो। तो हुँ, शादी के बाद फिर आप अपना ससुराल में ऐसे बना सकते हो। तो हुँ, ये है। तो हुँ, लेकिन वो है कि अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को घर का काम-काज नहीं करना चाहिए, काम का जी, काज करना चाहिए। लेकिन अभी ये समय आ गया है कि जब इक्वालिटी का बात हम लोग करते हैं, तो हुँ, मर्दों को भी आगे आना चाहिए, वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो आप अगर कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, आपस में बाँटोगे नहीं, तो हुँ, लड़कियों के ऊपर ही ज़्यादा काम का बोझ रहेगा घर का ऊपर, और बाकी काम वो नहीं कर पाएगी फिर। तो वो हमारे ऊपर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हुँ, अगर घर को ज़्यादातर अगर अ, लेकिन वो तो है कि अभी मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही ईज़ी टॉपिक नहीं है। डिबेट होता है। मैं तो बहुत ईज़िली इसे ले अभी हम लोग ईज़िली बातचीत कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन ये भी बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है। फेमिनिज़्म की बिल्कुल, फिर बात आ जाती है। फिर फेमिनिज़्म में बिल्कुल, भी बहुत सारी बात है। फिर बिल्कुल, वो बिल्कुल, है थोड़ा-सा जैसे कि सुप्रीम वो सुप्रीम मैं हूँ ज़्यादा, मैं लड़का हुँ, हूँ तो मुझे ज़्यादा छूट है, आप लड़की हुँ, हो तो आपको ज़्यादा छूट नहीं है। तो बिल बहुत सारी बात है। तो ज़्यादातर ये बात है कि अगर आप और हम ये बात समझते हैं, भले जी, मैं ये बोलूँगा कि शायद से पहले जो हमारे जो माता-पिता हैं, अगर उनको समझ नहीं है, एट लीस्ट हमें तो समझ है। तो अभी बिल्कुल, अगर हमें समझ है तो आप क्या कर रहे हो? आप घर बिल्कुल, में आपको समझ है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ़ बिल्कुल, संवाद कर पा रहे हैं। आप प्रैक्टिकली क्या अपनी माँ को, अपनी बहन को मदद कर रहे हो घर पे? हुँ, अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम लोग शायद से एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि हम लोग सिर्फ़ हुँ, बात कर रहे हैं। मैं भी अभी घर पे कुछ योगदान नहीं दे रहा हूँ ऐसे। मैं जी, अपना काम देख रहा हूँ, लेकिन अपनी माँ को उसकी काम में मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जी, फिर तो बदलाव कैसे आएगा? हम लोग तो जी, फिर ये तो सिर्फ़ ये टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का, लेकिन वो चेंजेस नहीं आएगा। वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर हमें उतनी समझ है, तो हम क्या कर रहे हैं
और अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या हम वैसे ग्रूम करेंगे, क्या वैसे हम समझाएँगे उसे? क्या हम उसकी अपब्रिंगिंग वैसे हो जो हम आने वाला समय में देखना चाहते हैं? बिल्कुल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर तो हम लोग ये तो लाइफ लॉन्ग डिबेट होते रहेगा, इस पे डिस्कशन ही होते रहेगा और फिर जी। महिलाएँ आगे नहीं बढ़ पाएगी फिर। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी बेबाकी के साथ, इतने सरलता और सहजता के साथ में हमारे साथ आपने बातें शेयर की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम सभी यही चाहते हैं कि आप जिस तरीके से समय-समय पर आदिवासियों से रिलेटेड मुद्दों पर अपनी बातें रखते आए हैं, उसी तरीके से आप आगे भी इसे कंटिन्यू रखिए और हमारी सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद कुणाल, तेरे बहुत-बहुत धन्यवाद। और और वही है कि मैं तो जितनी भी हमारी बात हुई, मैं तो बोलना चाहूँगा कि मैंने जो भी बात कहा, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मैं इस बातचीत का ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि आपके मन में सवाल आए और आप बिल्कुल। दोनों पहलू में आप सोचें कि ये सही है, जी। गलत है और अपने अपने स्तर से आप फिर समझने की कोशिश कीजिए, समस्याओं को आप गूगल कीजिए, लोगों से बात कीजिए कि आशीष ये कहा, तो ये सही नहीं कहा, तो आप उसका हुँ। सही जवाब कहीं से दूसरी जगह से ढूँढने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ सही आपको लगता है तो प्लीज़ मेरी बात को और लोगों के तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, मैं दर्शकों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई हमारे इस इंटरव्यू से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम अगले सेशन में आशीष जी से दोबारा उन सवालों पर फिर से चर्चा कर सकें।